अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सॉरी, हम थोड़ा सा लेट शुरू कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन में स्टूडेंट्स को? मुझे जरा चैट बॉक्स में लिख के बता दें। यस, थैंक यू। सर ये वीडियो खत्म कर रहे हैं। क्यों खत्म कर रहे हैं? उनकी मर्जी। अचानक से एक सवाल आया है, ओबीयू खत्म हो रहा है, क्यों कर रहे हैं इनको? नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। असल में क्या हुआ है, जो यूके के अंदर जैसा हमारा एचएससी है, इस तरह यूके का जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उसने यूनिवर्सिटीज को बोला है कि आप सब के सब अपने इस तरह के तमाम एग्रीमेंट्स खत्म कर दें। अपने इस तरह के तमाम एग्रीमेंट्स खत्म कर दें, तो दैट के वो क्वालिटी जो है वो उसको अकाउंट फॉर किया जा सके। तो ये इसीलिए 2026 में ओबीयू खत्म होने जा रहा है। और आपके पास टोटल 6 अटेम्प्ट है। अब नवंबर 23, अगले साल की 2, फिर उससे अगले साल की 2, और मई की लास्ट है। 6 अटेम्प्ट। और फिर उसके बाद ओबी ओबी उसके बाद कोई बैचलर नहीं आएगा। जो मैंने पूछा है उसके बाद कोई बैचलर नहीं आएगा। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। इसके साथ जो मास्टर की भी डिग्री है उसका क्या है, उसके हम ऑडिट कर सकते हैं और इसकी क्रेडिबिलिटी कोई रहेगी अगर हम पास हो जाते देखिए, जो मास्टर्स है वो बिल्कुल एक अलग चीज है। पहले तो ये सुने समझे, उसकी फीस 6,000 पाउंड है, जो कि तकरीबन 21 लाख रुपए बनती है। आपने कितने पैसे दिए हैं ओबीयू में, एसीसी में अभी तक? हैं। 21 से तो कम ही होंगे। और आप 21 लाख रुपए देने जा रहे हैं। और उसमें पेपर्स भी होते हैं। थीसिस के अलावा पेपर्स भी होते हैं जो देने होते हैं एक्चुअल में। तो वो इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ एक थीसिस लिख के यू विल गेट योर डिग्री। वो कॉस्टली भी बहुत है। ये 495 पाउंड है, वो 6,000 पाउंड है। अच्छा भाई, पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ताहिर सरताज, राइट? आई एम अ बीएससी ओबीयू मेंटोर। वी आर स्टार्टिंग दिस बैच फॉर नवंबर 2023। आपको इस काम को करने के लिए F1 से F9 मुकम्मल होना जरूरी है। आपका F1 से F9 मुकम्मल हो, और आपको जो है वो एथिक्स मॉड्यूल अपना मुकम्मल करना है इस ओबीयू के लिए, जो कि ईपीएसएम के नाम से होता है, जिसकी लास्ट डेट इस अटेम्प्ट के लिए सितंबर 22, 2023 है। आपको टोटल 5 डॉक्यूमेंट बनाने हैं, जिसमें एक रिपोर्ट है जो 7,000 वर्ड से लेकर 7,500 वर्ड की होगी। स्किल लर्निंग स्टेटमेंट है, एसएलएस। और 3 छोटे और डॉक्यूमेंट है, जिसमें एक लिस्ट ऑफ रेफरेंस है, एक एक्सेल की फाइल है, और एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन। तो टोटल 5 डॉक्यूमेंट है कि जो आपको ओबीयू को सबमिट करने हैं नवंबर 1 से लेके नवंबर की 8 तारीख। और आपका जो रिजल्ट है वो मार्च 20, 2024 को आएगा। साल में 2 अटेम्प्ट होती है, मई होती है, एक नवंबर होती है। जो मई होती है उसका रिजल्ट सितंबर में आता है, और जो नवंबर होती है उसका रिजल्ट मार्च में आता है। और इसकी साल में एक ग्रेजुएशन होती है कि जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होती है, इंक्लूडिंग दुबई। हम सारे के सारे बाय डिफॉल्ट दुबई पे होते हैं, ठीक है? तो जो समवेयर फेब एंड या मार्च के स्टार्ट में कहीं होती है, ठीक है? सॉरी। ओबीयू की जो इस टाइम की फीस है वो 495 पाउंड है। और ये आपको सबमिशन के टाइम पे देनी होती है, नवंबर 1 से नवंबर 8 के दौरान। उससे पहले आपने ना तो कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है और ना ही कुछ और करना है। सबमिशन आपकी नवंबर 1 से नवंबर 8 के दरमियान ही होगी, और रजिस्ट्रेशन भी उसी वक्त होगी। आपको ओबीयू एसीसी के पहले पेपर के 10 साल के अंदर अंदर करना है। एसीसी का जो पहला पेपर है उसके 10 साल के अंदर अंदर आपको ओबीयू करना है। अगर आपने 10 साल क्रॉस कर दिए, अगर आपने 10 साल क्रॉस कर दिए, तो फिर आप ओबीयू सिर्फ तब दे सकते हैं कि या तो आप एसीसी मेंबर हो, या फिर आपने आज से पिछले 5 साल में एसीसी को 3 पेपर क्लियर किए, तो दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते।
ठीक है। अच्छा, जो आप रिपोर्ट बनाएंगे, ये मैंने अभी आपको सबसे ऊपर बताया ना, 7 से 7.5 हजार वर्ड की रिपोर्ट है। ये जो आप रिपोर्ट बनाएंगे, इसमें 3 तरह के ग्रेड हो सकते हैं, ए, बी और सी। आपकी रिपोर्ट का ग्रेड और आपके F4 से F9 के एवरेज मार्क्स ये बताते हैं कि आपने डिवीजन क्या लेनी। आपके पास ये एक टेबल नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपके F4 से F9 के एवरेज मार्क्स हैं, और राइट साइड पे जो है वो आपके पास आपके पास डिविजन आ रही है। डिवीजन आपके पास 3 तरह की हो सकती है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। अगर आपके F4 से F9 के एवरेज मार्क्स 68 एंड अबव है, अब आप रिपोर्ट में ए लें, बी लें या सी लें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्स्ट डिवीजन ही मिलेगी। यानी कि F4 से F9 के एवरेज मार्क्स अगर आपके 68 एंड अबव है, तो अब आप रिपोर्ट में ए लें, बी लें या सी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्स्ट डिवीजन मिलेगी। और अगर आपने अवामी नंबर लिए हैं 50 से 52, अब आप रिपोर्ट में ए लें, बी लें या सी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको थर्ड डिवीजन मिलेगी। आपके सामने नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए अगला 60 से शुरू हो रहा है, 59.5 वाला 59 पे रहेगा। 59 पे रहेगा। बल्कि मेरे ख्याल में ये मैंने बीच में से क्लैरिफिकेशन दी थी, नहीं राउंड अप हो जाएगा, 59.5 राउंड अप हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 59.5 वाला 60 पे काउंट हो जाएगा। यानी कि अगर आपके 50 से 52 के दरमियान है, तो आप रिपोर्ट में ए लें, बी लें या सी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको थर्ड डिवीजन मिलेगी। अच्छा, ये ध्यान में रखिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार, अब अगर मुझे 30 मिलनी है, मेरे हैं 52 लेट्स सपोज, और मुझे मिलनी थर्ड डिवीजन, तो व्हाई शुड आई गो फॉर ए ग्रेड इन द रिपोर्ट? तो मैं सी लूं। तो जब मैंने वहां कभी लालच नहीं की, तो 50 पे या 52 में पास हुआ, तो व्हाई शुड आई गो फॉर दिस वन? तो पॉइंट ये है कि देखिए, अगर आपने इस डिग्री के बाद अगर फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो टू इन फॉर मास्टर डिग्री, तो वो खाली ये नहीं देखेगा कि आपकी डिवीजन क्या आई है, वो ये भी देखेगा आपके रिपोर्ट में ग्रेड क्या है, वो ये भी देखेगा आपकी डिवीजन क्या है, वो ये भी देखेगा कि आपके एसीसी में थ्रू आउट मार्क्स क्या है, वो आपका एकेडमी भी चेक करेगा, वो आपको भी चेक करेगा, और फिर आपको एडमिशन देगा। ठीक है। ओबीयू की क्या वर्थ है? ओबीयू की वर्थ ये है कि आपको बैचलर दे देता है 6 महीने में, अगर नवंबर से देखे तो 4 महीने में, वरना कोई भी बैचलर इस वक्त 4 साल से कम का नहीं है, कम से कम 3 होगा, इससे नीचे तो नहीं होगा ना। यहाँ आपको 6 महीने में बैचलर मिल रहा है। ये बैचलर आपका एज अ बैचलर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, ये यूएस में भी एक्सेप्टेबल है, मतलब दुनिया में तो एक्सेप्टेबल है, यूएस में भी एक्सेप्टेबल है। इसकी वर्थ यूएस के अंदर भी एक बैचलर्स की ही है, अदरवाइज यू हैव टू डू योर बैचलर्स इन यूएस, और वहां पे बैचलर्स करने का मतलब है कि $1 लाख और 3 इयर्स एंगेजमेंट, वरना नौकरी नहीं है। इसको आप अपनी इमिग्रेशन में भी काउंट करवा सकते हैं, वहां एजुकेशन असेसमेंट में ये प्रॉपर काउंट होती है। ठीक है। तो आपको जो है वो आपका बैचलर्स हो। दूसरा, अगर आपको कहीं पाकिस्तान से बाहर नौकरी मिलती है एसीसी की बेस पे, तो वो आपको बोलेगा बैचलर्स हो, वरना मैं आपका वीजा प्रोसेस नहीं करूंगा। वीजा की रिक्वायरमेंट में बैचलर्स है, या तो आप बैठ के वो 4 साल का बीकॉम करें, इंटरनेशनल डिग्री पकड़े वो, ठीक है, या फिर आप ये चुप करके 6 महीने में अपना ओबीयू कंप्लीट करें। देखिए आपको वो क्यों बैचलर्स दे रहा है, आप ज्यादा अच्छे हैं? नहीं, आपका F1 से F9 की जो कोर्स स्टडी है या जो स्टडी मटेरियल है, वो उनकी स्टडी मटेरियल से मैच कर रहा है। जो एक चीज नहीं मैच कर रही, वो ये थीसिस है कि जो आपको बनाना है वो आप लोग नहीं करते, वो करते हैं, इसी वजह से वो ये करवा रहा है, वो इसी वजह से ये सब कुछ करवा रहा है, वरना वरना देयर इज नो पॉइंट कि वो आपको जो है वो ये डिग्री दे रहा है। लोग कहते हैं यार ये तो हमने यहीं बैठ के कर ली, इसकी वर्थ है। भाई डिग्री लो, क्योंकि डिग्री डिग्री होती है। जब आपको बाहर नौकरी मिलेगी ना,
या आपको दे रहा होगा आपको 3,000 पाउंड और बोलेगा बैटर दो, आप बोलेंगे नहीं वो तो नहीं है, तो आपकी नौकरी स्टेक पे होगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन डू इट, यू हैव ओनली 6 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट रह गई है ओबीयू की। नवंबर 23 इज द फर्स्ट वन। मई 2026 में ओबीयू खत्म होने जा रहा है एंड देयर विल बी नो रिप्लेसमेंट, देयर विल बी नो रिप्लेसमेंट, आई एम टेलिंग यू, देयर विल बी नो। अगर ये लोकल में कोई रिप्लेसमेंट लेके आ भी गए तो बाबा वो लोकल होगी, पता नहीं वो बाहर एक्सेप्टेबल हो ना हो। ये कनाडा में, यूएस में, सब जगह एक्सेप्टेबल है। इस वक्त सबसे ज्यादा बच्चा अगर कहीं जा रहा है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो वो कनाडा है, क्योंकि उसकी इमिग्रेशन जो है वो बड़ी आसानी से हो रही है। एंड दिस वन इज एक्सेप्टेबल देयर, दिस बैचलर। मई 2000 सॉरी अप्रैल 2020 तक आपका एसीसी भी वहां पे एक्सेप्टेबल था, अब नहीं है। उनका एक एमआरए था एसीसी और कैनेडियन सीए का, और एसीसी वालों को सिर्फ वहां पे एक मॉड्यूल मुकम्मल करना होता था जो उनके लोकल लॉ और टैक्स का होता था, जो कि 13-14 आवर्स का होता था, और कोई एग्जाम नहीं होता था। वो एक सिर्फ मॉड्यूल होता है, जैसा ईपीएस मॉड्यूल है ना एथिक्स वाला, कि जो आपको सिर्फ मुकम्मल करना होता है, उसमें किसी किस्म का आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता। इस तरह वहां भी ये मॉड्यूल था, और पूरे का पूरा कैनेडियन सीए आपको मिल जाया करता था। वो हमारे यहाँ खत्म हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। वो आपका अप्रैल 20 तक था वहां पे, लेकिन बैचलर्स अभी भी वहां पे एक्सेप्टेबल है, ये वाला जो कि अब खत्म होने जा रहा है। तो इट्स हाई टाइम टू डू इट नाउ, ठीक है। ये इसका एवरेज का टेबल है, आपके F4 से F9 के एवरेज मार्क्स आपके लेफ्ट साइड पे, और आपकी जो डिग्री मिलेगी उस पर डिवीजन लिखी भी आती है। वो डिवीजन फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, सेकंड में 2 है, अपर सेकंड, लोअर सेकंड और थर्ड डिवीजन। आपके एवरेज मार्क्स 68 एंड अबव है। अब आप रिपोर्ट में ए लें, बी लें या सी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्स्ट डिवीजन मिलेगी। और अगर आपके एवरेज मार्क्स, मैं बॉटम में डिस्कस कर रहा हूँ, 50 से 52 है सबसे नीचे, अब आप रिपोर्ट में ए लें, बी लें या सी लें, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको थर्ड डिवीजन मिलेगी। दूसरा, मैं ये रिपीट कर रहा हूं, डिग्री डिग्री होती है, भले वो फर्स्ट डिवीजन की हो या थर्ड डिवीजन की। डिग्री पकड़े, यू विल बी पार्ट ऑफ द एलुमनाई। मैंने ये 2003 में ली थी, 3 या 4 में, ठीक है। यू विल बी पार्ट ऑफ द एलुमनाई, ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज से एग्जम्पशन होकर मिल रही है, सही है। तो इसकी प्रॉपर वर्थ है। मैं एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, जो लोग लेट आए सुन लें। ओबीयू के लिए आपको 5 डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, F1 से F9 मुकम्मल करना है, 5 डॉक्यूमेंट बनाने हैं, एक रिपोर्ट, एक स्किल एंड लर्निंग स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ रेफरेंस, एक्सेल की फाइल, एक एक्सेल कहलाती है, और प्रेजेंटेशन। 5 डॉक्यूमेंट ओबीयू को सबमिट करना है नवंबर 1 से लेकर नवंबर 8 तक, और आपका जो रिजल्ट है वो मार्च 20 2024 को आएगा। साल में 2 अटेम्प्ट होती है, एक मई होती है, एक नवंबर होती है। जो मई होती है उसका रिजल्ट सितंबर में आता है, जो नवंबर होती है उसका रिजल्ट मार्च में आता है। ओबीयू की इस अटेम्प्ट की जो फीस है 495 पाउंड है। ये लास्ट अटेम्प्ट में 470 पाउंड थी, ये उससे लास्ट अटेम्प्ट में 4, या उससे 2 अटेम्प्ट पहले 440 थी, उससे पहले ये 400 थी, उससे पहले 380 थी, उससे पहले 340 थी, उससे पहले ये 300 थी, उससे पहले ये 280, 240, 200, और 200 से पहले ये होती थी 197, उससे पहले 194, 191, 189। ये पहले 3-3 पाउंड बढ़ा करती थी, फिर ब्रेक्सिट हुआ 2017 में, और इन्होंने उठा के 40-40 पाउंड बढ़ाना शुरू कर दी। यू नेवर नो कि अगले 3 साल में ये कहां लेके जाए। तो इट्स हाई टाइम टू डू इट नाउ, ठीक है। ओबीयू एसीसी के पहले पेपर के 10 साल के अंदर अंदर करना होता है। अगर आपने 10 साल क्रॉस कर दिए एसीसी के पहले पेपर के, तो फिर आप सिर्फ तब कर सकते हैं कि आप एसीसी के वो मेंबर हो, या फिर आपने आज से पिछले 5 साल में एसीसी के कोई 3 पेपर क्लियर किए हो, यानी कि आज से पिछले 5 साल। पिछले 5 साल मतलब ये कि आज हम 23 में, राइट, तो मैं 18 की बात कर रहा हूँ, 22, 21, 20, 19, 18, 18। तो अगर आपने 18 तक 5 साल में एसीसी के 3 पेपर क्लियर किए हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे। विद इन 10 ईयर्स है तो कोई इशू नहीं। ओबीयू के आपको जो है वो 15 टॉपिक्स है। एक मिनट
एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा तुम्हें। एक मिनट दीजिए। अच्छा, अगर टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, टोटल 15 टॉपिक है आपके पास। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहले टॉपिक है एनालाइज एंड इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एक्सपेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको ये बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका एनालिसिस करें, वो कितना इफेक्टिव है। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपके पास क्या हो सकता है? कोई बजटरी कंट्रोल आपने मैकेनिज्म अपने लगाया हुआ है, बजट को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, ठीक है। या आपने कोई कॉस्टिंग टेक्निक्स अपने यहाँ इंस्टॉल की हुई है, लाइक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो, या एब्जॉर्प्शन हो, या मार्जिनल हो, या कोई और काइजन वगैरह कुछ भी आपने लगाया हुआ है, या आपने अपने यहाँ जो है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम आपने लगाया हुआ है, यानी कि CO2 इमिशन वगैरह चेक कर रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल हैजर्डस की और आप एक्टिविटीज कोई कर रहे हैं, तो इस चीज को लेके वैल्यूएट आपने करना है। अब इस काम को करने के लिए आपको कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन लेना लाजमी है। इंटरनल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? यानी कि आपने इंटरव्यू लेने, आपने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करके डेटा पिक करना है, वरना आपको कैसे पता लगेगा कि कंपनी कौन सा जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रही है और वो कितना इफेक्टिव है, नहीं है, क्या है। तो ये कहीं पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में तो मिल नहीं सका, तो आपको कंपनी के इंटरनली इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी ना। तो ये जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है, इसको आप, अगर तो आपकी ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई आपकी रिसोर्सेज है कि जिससे आप ये ले सकें तो ले सकते हैं, वरना नहीं। मतलब ये क्या, फॉर एग्जांपल इफ यू आर एबल टू एक्सेस दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देन यू कैन टेक इट। सही है। इंटरनल इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का क्या मतलब है कि आपको प्राइमरी डाटा लेना है। प्राइमरी डाटा दो चीजों से, तीन चीजों से आता है, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर और ऑब्जर्वेशन। इंटरव्यू अगर आप करेंगे तो आपको कंपनी के लेटर हेड पे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये परमिशन आप जाली नहीं बना सकते। क्यों जाली नहीं बना सकते? क्योंकि इसको आपने लेटर हेड पे लेना है, साइन कराना है, स्टैंप करनी है, और ये वेरिफिकेशन भी करवाई जाती है उनकी तरफ से। तो दो नंबरी का नो चांस, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक लेना है तो हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे। अगर आपके ऐसे कोई कनेक्शन है कि जिससे आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं तो ले लें। नंबर 2, analyze and evaluate the impact, positive or negative, of internal digital or technological innovation on the operation and financial performance of an organization. कंपनी ने कोई इंटरनल कोई डिजिटल इनोवेशन की है, ठीक है, या कोई डिजिटल या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कोई की है, तो इसका इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक जो है, बैंकों के पास एक वक्त में ऑनलाइन के अकाउंट्स नहीं होते थे, ठीक है। ऑनलाइन अकाउंट मतलब इंटरनेट बैंकिंग वगैरह नहीं थी, तो लोग अपने घरों से
बैलेंस पूछने के लिए भी बैंक जाया करते थे, और घर के एक फर्द की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो बिजली का बिल जमा करवाने के लिए अपना पूरा दिन स्पेंड करता था, क्योंकि वहां जाके वो लाइन में लगता था बेचारा। मे भी आप लोग भी उन बेचारों में शामिल हो। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, अब उसने आपको इंटरनेट बैंकिंग दे दी है, इवन मोबाइल बैंकिंग भी दे दी है। ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन पे योर यूटिलिटी बिल्स, you can see your balances, you can even transfer your balances, you can make number of payments। यही है ना। तो इसने क्या किया है, इसने आपका एक अदर बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया, और बेसिकली उसने सप्लायर के प्रोसेस, कस्टमर के प्रोसेस को ऑटोमेट किया। उसने कस्टमर के प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक वक्त में पीएसओ था, पीएसओ के जितने भी 1000 या 2000 जितने भी उसके पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स हैं, वो सारे के सारे पीएसओ के गेट पे पहुंचे हुए होते थे, हमारा ही आपने बैलेंस गलत दिया हुआ है। उसने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे जाके एक आईडी पासवर्ड दे दिया और सबका एक पोर्टल बना दिया। अब उनके यहाँ उनकी जो पोर्टल है उस पर उनकी स्टेटमेंट वैसी आती है जैसा हमारे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है। आपने इतना पेट्रोल परचेज किया, इतना आपने कंज्यूम किया, ये आपका बैलेंस चल रहा है। इससे क्या हुआ, इससे उसने एक बहुत बड़ा दर्द सर जो उसके सर पे था, उसने उस आगे उसको ऑटोमेट कर दिया। सही है। और इससे क्या, ये क्या किया उसने अपने कस्टमर का या अपने सप्लायर का या वट एवर जिसको डिस्ट्रीब्यूटर का है, उसका प्रोसेस उसने ऑटोमेट कर दिया ना। तो जो आपकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होती है या इनोवेशन होती है, वो आपको वो ऑटोमेट करने से आपकी कोई ना कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपने इवैल्यूएट करना है। यकीनन इस काम को करने के लिए भी आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन एक्सेस करना जरूरी है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, is essential, access to internally generated information is essential। सही है। तो ये भी आप कब सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब आपके पास कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा। Number third, analyze and evaluate the impact on the financial performance of an organization of a recent change imposed by regulatory environment। आपके यहाँ कोई रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ चेंज हो गया, कोई टैक्स लॉ में चेंज आ गया, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ गया, या इसी तरह की कोई चीज और हो गई, तो उसके इम्पैक्ट को एलिवेट करें, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और क्या हुआ है उससे आपके टैक्स आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट क्या आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन की जरूरत जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल का मतलब वह करनी ही करनी है, और जहां वो कहेंगे कुड भी यूज, तो आपकी मर्जी, आप करना चाह रहे कर ले, नहीं करना चाह रहे ना करें। नंबर 4, अब सॉरी ये नंबर थर्ड में कोई लेजिस्लेशन का चेंज क्या हो सकता है। कोई फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कोई कोई लॉ ले आए कि भाई आपने इस हद से ज्यादा CO2 इमिट नहीं करना वरना पेनल्टी है, तो पेनल्टी का क्या होगा, तो फाइनेंशियल इंपैक्ट है। ठीक है, टैक्स का रेट बढ़ गया, बैंकों पे सुपर टैक्स लग गए, पहले 35 का रेट होता था 49 हो गया। हाँ बिल्कुल रेगुलेटर में आएगा, यानी गवर्नमेंट ये कह रही है बेटे आधा आपका आधा हमारा। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली सुपर टैक्स क्या है, एक लॉ का चेंज है। आपके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो निकालें, वो बताएं, यही है ना। नंबर 4, एनालाइज एंड इवैल्यूएट द बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन which has performed exceptionally poorly over 3 years period with a critical analysis of the reason for its difficulty। यही है, आपको एक कंपनी का एनालिसिस करना है। कैसा एनालिसिस, फाइनेंशियल और बिजनेस दोनों।
किस कंपनी का? ऐसी कंपनी का कि जिसने एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्म किया है 3 सालों में। कब? 3 सालों में, ओवर 3 years पीरियड, टुगेदर विद द रीजन फॉर इट्स डिफिकल्टीज। और क्यों किया है, उसकी डिफिकल्टीज बताएं कि उसके साथ हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करना है किस कंपनी का, कि जिसने एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्म किया। सारी कंपनीज का एनालिसिस नहीं कर सकते, सिर्फ उनका करेंगे कि जो एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्म कर रही है। एक्सेप्शनली पुअर किसको कहेंगे? एक्सेप्शनली पुअर उसको कहेंगे कि जिसने एक्चुअल में एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्म किया है। एक्सेप्शनली पुअर क्या होता है? एक्सेप्शनली पुअर के लिए मैं आपको कुछ बता देता हूं कंडीशन। एक्सेप्शनली पुअर क्या होंगी? एक्सेप्शनली पुअर हो सकती है, अब किसको एक्सेप्शनली पुअर कहेंगे, मैं आपको रेशियोज बताता हूं, लिखें। सेल्स, सेल्स, जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन, ये लिखें प्लीज। सेल्स, जीपी मार्जिन, सेल्स, जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन, मार्केट प्राइस, ईपीएस एंड रॉस। सेल्स, जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन, मार्केट प्राइस, ईपीएस एंड रॉस। किसी भी कंपनी की सेल्स अगर बहुत बुरी तरीके से गिर रही है, बहुत बुरी का मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 3 years 15%, 20% तक गिर गई है, 25% तक गिर गई है, तो ये एक्सेप्शनली पुअर के अंदर आ सकता है। दूसरा, ये एनुअल गिरनी चाहिए, ये नहीं है कि एक साल बढ़ रही है अगले साल एकदम से 20% गिर गई, नो, एनुअल बेसिस पे गिरनी चाहिए। दूसरा, उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बुरी तरह से गिरना चाहिए, वो 15 था, फिर वो 10 हुआ, फिर वो 5 हो गया, एक्सेप्शनली पुअर। वो 12 था, फिर 8 हुआ, और फिर एकदम से 0 हो गया। वो 10 था, फिर 5 हुआ, फिर आप -2 पे आ गए, एक्सेप्शनली पुअर। लेकिन पिछले 2 साल को इसी को देख सकते हैं। कौन सा 2 साल? जरूरी थोड़ी है कि 1 साल को देख। अगर आप देखेंगे ना लास्ट 3 years, तो एक्चुअल में उसे चेंज के हिसाब से देखें तो 2 ही साल बनते हैं। चेंज के हिसाब से देखें तो 2 ही साल। 3 साल तो वैसे भी काउंट करते 3 years में पहला साल बेस ईयर होता है ना, वहीं से तो आप कंपेयर कर रहे होते हैं। तो आपकी ये, अच्छा, ये 6 चीजों के अंदर आपकी चीजें खराब होनी चाहिए, लेकिन इन 6 में भी सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें कौन कौन सी? सेल्स एंड एनपी मार्जिन। प्राइम फैक्टर जो है ना आपका, दैट शुड बी सेल्स एंड एनपी मार्जिन। सही है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी एक्सेप्शनली पुअर है ना, अच्छा, एक्सेप्शनली पुअर मैं तब कहूंगा कि जब, अच्छा, इसमें कंपेटिटर भी लेना होता है, तो कंपेटिटर एक्सेप्शनली पुअर ना हो, मतलब मैं बहुत बुरी तरह गिर रहा हूं तो कंपेटिटर भी एकदम से बहुत बुरी तरह ना गिरे। उसकी वजह यह है कि अगर मैं भी गिर रहा हूँ, कंपेटिटर भी गिर रहा है, तो एक्सेप्शन तो ना हुई ना। एक्सेप्शन तो तब होती है, एक्सेप्शन किसी एक के लिए होती है। तो अगर आप गिर रहे हैं तो कंपेटिटर ना गिर रहा हो, कंपेटिटर या तो स्टैटिक रहे, या वो इतना बुरी तरह ना गिर रहा हो, थोड़ा बहुत भी अगर गिर रहा हो तो चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि वो भी बहुत बुरी तरह गिर रहा है, तो फिर एक्सेप्शन नहीं हुआ, फिर पूरी पूरी इंडस्ट्री गिर रही है, इसका मतलब है, क्योंकि कंपेटिटर आपका इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव होता है। मैंने बताया था कि F4 से F9 के एवरेज मार्क्स, अगर आपके वो जो टेबल दिखाया था, पहली बात तो उसमें पासिंग अटेम्प्ट ही होंगी, उसमें नॉन पासिंग तो नहीं होंगे, और F4 से F9 है, F1 F2 F3 इसके अंदर काउंट नहीं होगा।
और तीसरी बात ये कि ये टॉपिक 4 में ये तीनों साल आपके जो गिर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से बुरे ना हो। देखिए कोविड 20 में था और 21 के कुछ टाइम में था जब वो वैक्सीन आ गई थी। कोविड 22 में नहीं था, ना 21 के पूरा साल नहीं रहा, कोविड 22 में नहीं था। तो आपके 3 साल कोविड की वजह से खराब नहीं हो सकते, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द गुड टॉपिक। टॉपिक नंबर 5 बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक नंबर 4 का। वहां एक्सेप्शनली पुअर की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सेप्शनली वेल की बात हो रही है। ये है एनालाइज एंड इवैल्यूएट द बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन which is performed exceptionally well over 3 years period with the critical analysis of the reasons for its success। ठीक है, वो एक्सेप्शनली पुअर की बात कर रही है, एक्सेप्शनली वेल की बात कर रहा है, वो डिफिकल्टीज की बात कर रहा है, ये सक्सेस की बात कर रहा है। ऐसा ही है, समझ आता है। तो आपके पास जो टॉपिक नंबर 5 है वो एक्सेप्शनली वेल है। अब यहां पे बिल्कुल उलट होगा। मेरी वाली ने 3 सालों में अपनी सेल्स 15, 20, 25% तक बढ़ा दी है। एनपी मार्जिन मेरा बड़ा जबरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है, रॉस ग्रो हुआ है, मार्केट प्राइस ग्रो हुई है, अर्निंग पर शेयर ग्रो होगा। देखिए मैं आपको दो चीजें जो स्पेसिफिक बोलता हूँ ना, तो सबसे पहले देखने की होती है सेल एंड एनपी मार्जिन। वो इस वजह से ये है कि आपकी 99% चीजें एनपी मार्जिन पे डिपेंड कर रही हैं जो हम इसके अलावा लिख रहे हैं। भाई एपी एनपी मार्जिन अच्छा होगा तो ईपीएस भी अच्छा होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे निकलता है ना वो। एनपी मार्जिन अच्छा होगा, अब ईपीएस अच्छा होगा तो मार्केट प्राइस भी अच्छी होगी। और जाहिर बात है जब ये प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं तो फिर आपका लामाला आपका रॉस भी अच्छा होगा। सही है, मेक सेंस। तो ये टॉपिक नंबर 4 एंड 5 है। टॉपिक नंबर 6 एनालाइज एंड इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ की फैक्टर्स दैट हैव एन इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको की फैक्टर के जो एम्प्लॉय पे इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं उनको एनालाइज करना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय पे क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं? सैलरी, सैलरी एंड बेनिफिट्स, वर्किंग एनवायरनमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स और वर्क। सरकारी इदारा हो तो नो वर्क, और प्राइवेट वाला इदारा हो तो उसमें चैलेंजिंग वर्क, और फर्म हो तो टू मच वर्क। ठीक है, आपके एम्प्लॉइज पे क्या फैक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं? आपकी सैलरी, वर्किंग एनवायरनमेंट। इसके लिए आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन लाजमी है। ये सबसे, ये अगर इंटरनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये बड़ी आसानी से बन जाता है। ये बहुत आसानी से बन जाता है। तो अगर आपकी कहीं कोई कोई रेफरेंस है कि जिसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए, इधर वो आपका अपना हो या आपके अपने किसी रिलेटिव का हो, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको इंटरव्यू करना लाजमी है। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे इसके केस, लेकिन ये बनता बड़ी आसानी से, एंड इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। वो आपको ढूंढेंगे, वो भी मैं बता रहा हूँ, सब बता। वो टॉपिक 4 या 5 के लिए था, 4, 5 और 8 के लिए था। टॉपिक नंबर 7 रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अंडरगॉन अ मेजर चेंज, एनालाइज एंड इवैल्यूएट वेदर द चेंज हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट इन ऑन बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बहुत ही कुछ चेंज किया है, यानी कि कोई रीस्ट्रक्चरिंग की है, कोई मर्जर एक्विजिशन किया है, कोई और बिजनेस कॉम्बिनेशन किया है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई स्पिन ऑफ किया है, कोई डीमर्ज किया है, तो आपने ऐसी को इवेलुएट करना है, राइट। या कहीं नई मार्केट में एंटर हुए हैं, ठीक है, या सेक्टर में कहीं एंटर हुए हैं, उसको इंपैक्ट को आपने इवेलुएट करना है। लेकिन इसमें आपको पिछले 5 साल के अंदर इवेल्युएशन करनी होती है कि बिफोर मर्जर आप अच्छे थे या आफ्टर मर्जर अच्छे हैं।
ये रीस्ट्रक्चरिंग है, तो आपको इम्पैक्ट इवेलुएट करने को कह रहे हैं ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नहीं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आप कैसे इवेलुएट करेंगे? बिफोर मर्जर के रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर मर्जर के करेंगे। अगर अच्छा होगा तो बताएंगे हाँ ये अच्छा है कि नहीं। ये थोड़ा टेक्निकली थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन टॉपिक बुरा नहीं है। नंबर 8, एनालाइज एंड इवैल्यूएट द बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन business and financial performance over 3 year period, 3 years period of an organization operating in a sector that has faced strategic and operational challenges with an emphasis on how the management have addressed these challenges। ठीक है, आपको ऐसी कंपनी का एनालिसिस करना है कि जिसने कोई स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस किए हैं, उसके इम्पैक्ट को एलिवेट करना है। अब स्ट्रेटेजिक चैलेंज क्या होगा? मेरा बिजनेस जो इंपोर्ट पे चल रहा था, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बंद कर दी, फंस गए, बिजनेस बंद, बिजनेस बंद। आज आपके पास यहाँ पे जितना भी ये इधर बैठे हुए हैं, क्या नाम है, खाली वाली रोड पे सारे के सारे, इसमें 90% गाड़ियां जो है इंपोर्टेड है। आज गवर्नमेंट गाड़ियां इंपोर्टेड बंद ही कर दे, हम नहीं कर रहे इंपोर्ट, क्या होगा? ये सारे के सारे डोमेस्टिक गाड़ियों पे आ जाएंगे, उनकी सेल परचेज पे आ जाएंगी, इंपोर्टेड गाड़ियां बंद कर देंगे फिर ये। तो इनकी एक जो जिस चीज की वजह से इन्होंने ये सारे शोरूम खोले थे, वो मसले भी नहीं आ जाएगी। आपको मालूम है ये जो एक पराडो 8 करोड़ की बिकती है, जो इंपोर्ट होती है वो कोई 1 या 1.5 करोड़ कम होती है। एक बंदा जो इंपोर्ट कर रहा है वो 6, 6.5, 7 करोड़ में कर रहा है और 8 करोड़ में आगे दे रहा है, और एक गाड़ी के ऊपर 1 करोड़ बचा रहा है। कोई मिल हुनर इतना नहीं कमा सकता जितना ये कमा रहा है। और क्या हैसल है? को खास बड़ी हैसल नहीं है, हैसल है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन उससे तो कम है ना कि जो पूरी फैक्ट्री रन कर रहा है, वो सारा सप्लायर साइड मैनेज कर रहा है, एम्प्लॉय साइड मैनेज कर रहा है, बना रहा है, फिर बनाने वाले को उठा के कहीं बेच रहा है। तो इसका क्या मतलब है? ये एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है अगर ये इंपोर्ट बंद हो जाए तो। और ऑपरेशन चैलेंज क्या हो सकता है? अभी कुछ अर्से पहले तक आपके डॉलर नहीं मिल रहे थे, तो ऑपरेशन चैलेंज था, जिससे काम करना उसके लिए तो मुश्किल है ना, कि उसको डॉलर नहीं मिल रहे। डॉलर नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेगा? काम कर पाएगा नहीं, ऑपरेशन चैलेंज है। या गवर्नमेंट रेट बढ़ा दे उसका टैक्स का, तो क्या होगा? काम करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कंपनी ढूंढना एक वो होता है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। टॉपिक नंबर 9, एनालाइज एंड इवैल्यूएट द मैनेजमेंट ऑफ अ चेंज विद इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रेटेजिक डिसीजन। आपको चेंज को इवैल्यूएट करना है, चेंज का इम्पैक्ट क्या है आपके। आपने कोई स्ट्रेटेजी के लिए डिसीजन लिया है कि भाई हम एचआर पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम ग्रीन एनवायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी प्लांट जो प्लांट जो रन करते हैं कोल पे बनाते थे, अब हम गैस पे शिफ्ट कर रहे हैं, या हम डीजल पे शिफ्ट कर रहे हैं। कोयले से तो हल्का ही है ना, मतलब उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इतना नहीं है। या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपको वैल्यूएट करनी पड़ेगी डेफिनेटली। यहां पे भी इंटरनल इंफॉर्मेशन आपके पास होना लाजमी। नंबर 10, एनालाइज एंड इवैल्यूएट द यूज ऑफ नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स इन द मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपके यहाँ नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स को किस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है, वो कितना हेल्पफुल है आपके यहाँ? यानी कि सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट के अगर कोई इनिशिएटिव्स आपने लिए हुए, CO2 इमिशन है, कार्बन इमिशन हो, या कोई आपको फोसिल फ्यूल के ऊपर कोई इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए आपने अपने यहाँ कोई वो बनाया हुआ है, क्राइटेरिया बनाया हुआ है, यानी नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स है वो आपका, जिसको आप गेज कर रहे हैं कि इतने से एक्सीड ना करें। तो ये एक आपका वो है ना, मेजरमेंट टूल है ना, या रिस्क मैनेजमेंट हो, या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की और कोई टेक्निक्स हो, तो उसको आप यहाँ पे लेके एनालाइज करेंगे। इसके लिए पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं और इंटरनल भी, कोई कंपल्शन नहीं है, इंटरनल लाजमी मर्जी आप। नंबर 11, एनालाइज एंड इवैल्यूएट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मैनेज द यूज ऑफ अ डेटा, sorry, how an organization has managed the use of informed business performance and achieve strategic advantage. Consideration must be given to how the ethics of the data is managed. आप क्या ये बताएं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एथिकल डेटा किस तरह इस्तेमाल कर रही है?
डेटा को कैसे यूज कर रही है। जैसा इस वक्त सबसे ज्यादा डेटा अगर कहीं से लिया जाता है तो वो कौन है? इस वक्त हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डेटा अगर कहीं से लिया जाता है तो वो रिसर्च इंजन है। वो रिसर्च इंजन है या सोशल मीडिया है। सबसे ज्यादा लोग किस चीज को सर्च कर रहे हैं? फेसबुक क्या करता है? आपको मालूम है फेसबुक का मिशन विजन क्या है? कि दुनिया को कम्युनिटीज में डिवाइड कर दे, एक प्लेटफॉर्म दो कि जिसमें लोग लाइक माइंडेड लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, भले वो दुनिया में किसी भी हिस्से में। आजकल क्या हो रहा है? यही हो रहा है। डॉक्टर एक तरफ घुसे हुए, लॉयर एक तरफ घुसे हुए, एक कम्युनिटी में एक रेजिडेंस, एक इलाके के लोग अपने एक ग्रुप बना के बैठे हुए। हमने भी अपना एक ओबीयू का ग्रुप बनाना है बाय द वे, तो ओबी वाले सारे एक जगह इकट्ठे होंगे। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? कनेक्टिविटी, कि जहां आप अपने लाइक माइंडेड इश्यूज जो है वो बैठ के डिस्कस कर सकते। डॉक्टर्स एक जगह होंगे, इश्यूज रिलेटेड कम्युनिटीज बनी हुई होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप वो डेटा को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो जरूर बताएं। तो एथिक्स ऑफ द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा व्हाट्सएप ने नहीं कभी कर दिया था, पूरी दुनिया से गालियां पड़ी उसे, कि अब आपकी चैट हम पढ़ सकते हैं ताकि हम एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। पूरी दुनिया ने सुनाई है उसको, वो भी डिलीट कर, उसने भी नहीं चेंज किया। नंबर 12, एनालाइज एंड इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपके एनवायरमेंटल कंट्रोल के लिए क्या, कितना इफेक्टिव टूल यूज हो रहे हैं? यानी कि इंटरनल ऑडिट का फंक्शन हो, गवर्नेंस हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, फाइनेंस हो, कंप्लाइंस हो, तो वो कितना इफेक्टिव है? ठीक है। Number 13, research an organization that is recognized as having poor ethical practices, analyze and evaluate the reasons of poor ethical business practices and impact on identified stakeholder group. आपको ये evaluate करना है कि आपके ethics को evaluate करना है ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका पूरा एथिकल बैकग्राउंड है। सैमसंग, आपके हाथों में जो मोबाइल है सैमसंग के, इसका सबसे बड़ा इशू है, इसके ऊपर दुनिया में कौन सा चार्ज अभी नहीं लगा। नोट इसका फटता था। वर्किंग एनवायरनमेंट के ऊपर, इसके ऊपर 10 तरह के केसेस हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है तो ह्यूमन बॉडी को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है, स्पेशली लेडीज को, स्पेशली प्रेगनेंसी में। फिर चाइल्ड लेबर के इश्यूज हैं। अच्छा, वो इसने नहीं किए, लेकिन ये जहां से बैटरी बनवा रहा है उन्होंने किए, ये फंस गया। क्योंकि जो बैटरी होती है उसमें लिथियम यूज होती है। लिथियम जो होती है वो डिफरेंट ऐसी जगहों से निकलती है जो समंदर के अंदर की होती है। वहां बच्चों को वो समंदर में कहते हैं निकाल के लेकर लेके लेकर आओ, तो वो उसकी वजह से ये चाइल्ड लेबर के इशू में फंसा है। फिर ये नॉर्थ अमेरिका की कंपनी है, वो कौन सा, वो जो लड़ाई करता रहता है, साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ कोरिया, सॉरी साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया है वो लड़ता रहता है। नॉर्थ कोरिया की ये कंपनी है, नॉर्थ कोरिया के जीडीपी का 15% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। आप गूगल कर लें, इनका ओनर वही है कि जैसे हमारे यहाँ सरदारी है। सही बता रहा हूँ। उस वहां की गवर्नमेंट बनने में इसके इसकी इसका इन्फ्लुएंस होता है। इसके बगैर वहां की गवर्नमेंट नहीं बन सकती। ब्राइबरी, करप्शन, हर तरह का चार्ज है इसके ऊपर। किसके ऊपर नहीं हुआ? आपने जिसके जूते पहने हैं इसके ऊपर भी होगा, नाइकी के ऊपर भी होता है। नाइकी, पूमा, मैकडोनल्ड, नेस्ले, कोक, मैं कहता हूं भरे पड़े दुनिया में केसेस। तो ये सारी कंपनी यहाँ पे ली जाती। और 14 जो है ना, वो बिल्कुल उसका उलट है। ये स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रैक्टिस की बात कर रहा है। जस्ट लाइक यूनिलीवर, यूनिलीवर के ऊपर इस तरह के केसेस नहीं होते, या वो फिर अच्छा मैनेज कर लेते। सही। नंबर 15, analyze and evaluate the impact on financial and business performance of a strategy adopted by an organization in one of the functional area. आपके इन फंक्शनल एरियाज में आपने कोई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया हो, बड़े जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजी गई हो, तो ऐसी कंपनी पे कर सकते हैं।
यानी कि HR हो, मार्केटिंग हो, ऑपरेशन हो, ऑडिट हो, या सप्लाई चेन की स्ट्रेटेजी हो, या इन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजी हो, अगर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी आपके यहाँ हुई है तो आप उसको लेके वैल्यूएट करें। ये 15 वो टॉपिक है कि जिनको आप पिक कर सकते हैं। आप जो कंपनी पिक करेंगे वो या तो यूरोप की होगी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA। आप नो नो पाकिस्तानी कंपनी, क्योंकि इनके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती पाकिस्तानी कंपनी। तो नो पाकिस्तान, नो इंडिया, नो मिड ईस्ट, नो UAE, नो सऊदीया। 4, 5 और 8 के लिए कह रहा हूं, बाकी टॉपिक्स में तो आप कर सकते हैं। ये ऊपर मेरा रिजल्ट है, 80 टोटल थे, 78 पास है, उससे पहले 82 टोटल थे, 80 पास है, और ये फिर पीछे पूरा आ रहा है, आप देख सकते हैं। टॉपिक 4, 5 और 8 के लिए आपको कॉम्पिटिटर लेना लाजमी। कॉम्पिटिटर जो है वो आपका सेम कंट्री का होगा, उसका रूल है। सबसे पहली बात, वो सेम कंट्री का होगा। अगर कंट्री सेम नहीं है तो कम से कम करेंसी जरूर सेम हो। ठीक है, और बोलेंगे कंट्री सेम नहीं है, करेंसी कैसे सेम हो सकती है? बिजनेस मॉडल मतलब कॉम्पिटिटर आपकी आपकी आप ही की इंडस्ट्री का होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन लाइक विद लाइक कंपेटिटर करेंगे ना। किसी बहुत बड़े को, तुम यूनिलीवर को एक बालिंग कंपनी से कर सकती हो? तो आपने यूनिलीवर का नाम सुना है? हाँ, आपने एक बालिंग कंपनी का नाम सुना है? नहीं। तो किसी बहुत बड़ी को किसी बहुत छोटी कंपनी से कंपेयर नहीं करा सकते। तो हमें लाइक विद लाइक कंपेरिजन, यानी कि सूटेबल कंपेटिटर होना चाहिए। तो एक तो ये कि सेम कंट्री हो, कंट्री सेम ना हो तो कम से कम करेंसी जरूर सेम हो। एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन की, वहां कंट्रीज डिफरेंट है लेकिन करेंसी एक है। नंबर 3, सेल और टोटल एसेट पे 60 से 40% ज्यादा का फर्क ना हो। यानी कि मेरी कंपनी की सेल अगर 100 है तो कंपेटिटर 60 से नीचे ना हो, सेल में भी और टोटल एसेट में भी, ताकि मैं किसी बहुत बड़ी को किसी बहुत छोटी से कंपेयर ना कर रहा हूं। अनलेस एंड अनटिल के वहां पर है ही वो कि जिसका 100 और 50 का रेशियो है। अब है वो तो ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करूं फिर मैं? और लास्ट बात है कि आपको एयर एंड जो है वो देख के सेलेक्ट करना है। एयर एंड आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? ये देखिए भाई, नवंबर के टाइम के लिए जो लास्ट डेट है ना 2023 का वेट करने की, वो 3 अगस्त 2023 है। अगर आपके 2023 की एनुअल रिपोर्ट 3 अगस्त 2023 तक आ जाए तो आपने लाजमी लेनी है। असल में 90 डेज बैक होता है, तो सबमिशन से 90 डेज बैक करें तो वो तकरीबन 3 अगस्त बनेगा। तो अगर आपके पास 3 अगस्त 2023 तक आ जाए तो आपने लाजमी लेनी है। अभी कहा बताओ, मेरा एजेंट अगर दिसंबर है तो दिसंबर 23 आ जाएगा? नहीं, वो तो सबमिशन के बाद आएगा। लेकिन मार्च आ जाएगा? मार्च आ सकता है, मार्च 23 जो है वो 3 अगस्त तक पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि इसके दरमियान कितना फर्क है? करीबन 4 महीने का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मार्च में, और जून आ जाएगा। जून मुश्किल है, क्योंकि जून में और 3 अगस्त 2023 के अंदर, जून 23 और 3 अगस्त 2023 में तकरीबन सिर्फ एक ही महीने का फर्क है, एंड दैट इज जुलाई 2023। तो ये बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता, पिछले बार आ भी गया था एक, लेकिन लेकिन मुश्किल जरूर होता है। तो फिर क्या करेंगे, उसके लास्ट 3 ईयर्स हम लेंगे। अगर जून तक नहीं आया तो फिर हम लास्ट 3 ईयर्स लेंगे। लास्ट ईयर कौन से होंगे? जून 22, जून 21, जून 20। ठीक है, और मार्च अगर आ चुका होगा तो मार्च 23, मार्च 22, मार्च 21, आपने 3 साल। और सबसे आखिरी बात यह है कि आपका ओबीयू जो है वो, एक और चीज होती है प्लेजरिज्म। अगर आप अपनी रिपोर्ट में कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप प्लेज में फंस जाएंगे। प्लेज होता है कि छापना। अगर आपने कहीं छापा तो आपका जो डॉक्यूमेंट है ओबीयू का, रिपोर्ट का, वो पहले प्लेज के सॉफ्टवेयर पे जाता है सबमिशन के फौरन बाद। वहां से जो जो प्लेज के अंदर इशू में आप फंसता है उसको साइड कर देते हैं, और जो बाकी बच्चे उनको चेक कर लेते हैं। अब प्लेज क्या होता है? प्लेज ये है कि उसने आपकी रिपोर्ट में कॉपी पेस्ट आइडेंटिफाई किया। कॉपी पेस्ट आपकी इंटरनेट की सोर्सेज से भी हो सकता है और पुराने सबमिटेड थीसिस से भी हो सकता है। अगर आप पुराने सबमिटेड थीसिस से करेंगे तो फेल हो जाएंगे आप। अब इसमें परसेंटेजेस होती हैं प्लेज की, कि कितना परसेंट कॉपी पेस्ट है। अगर आपके पास कॉपी पेस्ट जो है वो
अगर आपके पास कॉपी पेस्टिंग की परसेंटेज अगर लेस देन 10% हो, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, लेस देन 10% हो तो आप पास हो सकते हैं, मोर देन 10 हो तो आप फेल होंगे, मोर देन 40 हो तो फेल भी होंगे और एसीसी में कंप्लेन भी होगी ओबीयू की तरफ से, और मोर देन 60-70 हो तो ओबी वाला यहाँ बैठा होगा, बराबर में एसीसी वाला बैठा होगा, और जूम पे वो आपकी जो है वो पिटाई कर रहे होंगे। मतलब वो एसीसी वाले को बोल रहा होगा ये है वो चोर के जिसको आप डिग्री दे रहे हैं, ये है वो जिसे छापा है यहाँ पे, तो आपकी ड्रिल हो रही होगी। ठीक है, तो आप नमाजें माफ कराने जाएंगे, आपके रोजे गले पड़ेंगे। गलती भी नहीं कीजिएगा, उनके पास इस तरह का सॉफ्टवेयर के अंदर ये अनेबल होता है कि बेटे जो चैट जीपीटी जो जो करके दे सकता है वही बता दो, तो ऐसी कोई उल्टी हरकत नहीं करनी। ठीक है, आप लिखे जो मर्जी, आपकी अंग्रेजी है, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना चेक करने को, लेकिन ऐसा भी ना लिखेगा जिसके नीचे टेलीफोन नंबर लिखना पड़े, फॉर अंडरस्टैंडिंग प्लीज कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर कितने टाइम पहले आप खत्म करवा देते हैं क्या? ये अभी हम जो शुरू करें ये मैक्सिमम 2 महीने तक इंशाल्लाह चलेगा, 2 महीने निपट जाएगा, फिर मैं आपको 10 दिन दूंगा अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हैंड ओवर करें, मैं आपको चेक करके पकड़ा दूंगा, मैं 2 रिव्यूज करूंगा, पहले अंदर आपकी रिपोर्ट के सारे निकाल के बताऊंगा, और दूसरे के अंदर जो करेक्शन मैंने आपको बोली मैंने आपने सही कर दी है कि नहीं, इस तरह हो। दूसरी बात, मैं आज रात से अपना फैमिली ट्रिप पे हूँ, तो मुझे 1 हफ्ता लगेगा आने में, तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो ऑनलाइन में होगी। मैं फहीम को कह दूंगा कि वो आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दे, आप लोगों को ग्रुप बना हुआ है फेसबुक का, सॉरी व्हाट्सएप का, कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात। आप लोग जो ऑनलाइन में है ना, ये सॉरी ऑनलाइन वाले तो रजिस्टर हो गए होंगे, आप लोग जो फिजिकल बैठे हुए ये मुझे अपना नाम और नंबर लेके देते, मैं उनको बोलूंगा कि वो आपको ग्रुप में ऐड करें। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास जो है वो ऑनलाइन में होगी, और इस टाइमिंग में भी नहीं होगी, वो रात में होगी, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, जूम के थ्रू, जैसा ये बैठे जैसा आप भी यहीं आ रहे होंगे। ठीक है, कोई सवाल? ये सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, तो बिफोर सबमिशन विल यू रिव्यू, ऑब्वियसली मैं 2 रिव्यू करूंगा भाई, पहले मैं प्रॉपर पूरा रिव्यू करता हूँ, इश्यूज निकालता हूँ, दूसरे अंदर देखता हूँ जो करेक्शन मैंने आपको बोली थी आपने कर दी है कि नहीं, इस तरह से। जी, क्या कॉम्पिटिटर के लिए बता रहे हैं साल के रूल बड़ी पड़ गया है, तो अगर 3 अगर आ जाए आपकी अपनी कंपनी भी, कंपेटिटर दोनों की, दोनों अपनी कंपनी मार्च की। कंपनी और कंपेटिटर का ईयर एंड डिफरेंट हो सकता है, ये अच्छा सवाल है, कंपनी और कंपेटिटर का ईयर एंड डिफरेंट हो सकता है, आप जून को दिसंबर से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है अगर आपकी कंपनी की दिसंबर 22 ईयर एंड है तो आप कंपेटिटर में जून 22 पकड़ेंगे, जून 23 नहीं। कोई इंडस्ट्री पिक कर लें, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई इशू नहीं है, क्राइटेरिया स्पेसिफिक है, अगर आप 4-5 लेते हैं तो फिर आपको एक्सेप्शनली पुअर ढूंढनी है, और दूसरा आप ड्यूरिंग द वीक जो है मुझे अपना ये एक्सेल पे रेशियो कैलकुलेट करें, अगर आप टॉपिक 4 या 5 लेते हैं, आप ये 6 चीजें कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि देखिए मैंने ये कंपनी पिक की है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर करूंगा, दूसरा मैं ट्रिप पे हूँ तो जारी बात है थोड़ा आंसर देने में लेट हो सकता है, वो आप वो आपको जो सैंपल दूंगा तो फॉर्मेट का आइडिया हो जाएगा। यस, एनीथिंग एल्स? स्केल के बाद, स्केल अगर आप सितंबर में भी अगर दे रहे हैं आखिरी पेपर कोई, तो आप नवंबर दे सकते हैं, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। स्केल में सिर्फ एक पेपर हुआ है, सिर्फ एक पेपर, बेटा आप पहले F1 से F9 पूरा मुकम्मल करें फिर आप दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, आप अगर सितंबर में अगर दे रहे हैं बिलाल तो आप नवंबर दे सकते हैं, ईपीएसएम करने में कोई रॉकेट थोड़ी चलाना होता है, वो तो F8 अगर आपने पास किया आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐसे मांगे कि वो ईपीएसएम के लिए असल में उनकी वेबसाइट जो है ना डाउन हुई थी, वो मैंने सुना है कि 1 अगस्त तक आ जाएगी। सबसे लास्ट डेट सबमिशन 4 और 5 का सबसे हाईएस्ट पासिंग रेशियो है, हाई का। जी, सबमिशन डेट 22 सितंबर।
जी, किसी और का कोई सवाल? चले जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, थैंक यू सो मच।